हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम दुनिया में हो चुके वॉर्स और उनसे जुड़े कुछ लोगों के विचित्र बातों के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। हमारे दिमाग में जब भी वॉर्स का नाम आता है तो हमारे ख्याल में उस वॉर्स के प्रति डरावनी, खतरनाक और सालों साल तक चलने वाली वॉर्स के नेम आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और भी ऐसे कई, जिसका असर सालों तक रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वॉर का नेम बताने वाली हूँ जो कि 38 मिनट्स तक चली थी। जी हाँ, 38 मिनट्स, जिसको कि ब्रेकफास्ट वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस वॉर का नाम एंग्लो जंजीबार वॉर था। आइए जानते हैं इस वॉर के पीछे के कारण। जंजीबार, जिसके आसपास की एरिया जर्मन के अंडर में थी, एक ट्रीटी के मुताबिक जंजीबार ब्रिटिश के अंडर में थी, पर ब्रिटिश द्वारा बैठाए सुल्तान हमद बिन यूएनी के मौत के बाद खालिद बिन बरगस को गद्दी पे बैठाया गया, जो कि जर्मन का समर्थक था। फिर क्या, ब्रिटिश ने आदेश दिया गद्दी छोड़ने को, पर वो नहीं माना, जिससे कि 27 अगस्त 1896 की सुबह ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया। 38 मिनट के अंदर में जंजीबार के किला पे बमबारी शुरू कर दी। वहाँ रॉयल शिप HMS ग्लासगो और 2 छोटी तोपों को डुबो दिया गया और लास्टली जंजीबार के फ्लैग को गिरा दिया गया। इस वॉर में करीबन 500 से 700 जंजीबार सैनिकों की मौत हो गई। लास्ट में जंजीबार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। फैक्ट नंबर 9। अब आइए जानते हैं लंबे वॉर्स की रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देने वाला वॉर जो कि 700 सालों तक चली। आइए उसकी बात करते हैं। इसका नाम है रिकॉन्क्विस्टा वॉर। स्पेन, जो पहले क्रिश्चियंस के अंडर में आता था, उस पर मुस्लिम पावर्स ने अटैक करके जीत लिया था। मुस्लिम साम्राज्य डेवलप था तो स्पेन भी डेवलप हुआ, पर उसने स्पेन की काया पलट कर दी थी। उसने क्रिश्चियन साम्राज्य का नाम बदलकर अंडालुसियन कर दिया था और वहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया था। और तो और 500 से ज़्यादा चर्चों को मस्जिद बना दिया गया था। लेकिन क्रिश्चियंस ने भी हार नहीं मानी। उसने भी स्पेन की छोटी छोटी राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और लास्ट के 700 सालों के प्रयासों के बाद जब ग्रेंडा साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य में आखिरी साम्राज्य बचा, जो कि बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था, उसका भी अंत हो गया। जो भी चर्चों को मस्जिद बनाया गया था, बाद में उसे चर्च में वापस कन्वर्ट कर दिया गया और जिन लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, उन्होंने वापस अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। फैक्ट नंबर 8। वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी की कार्लेक्स मरीन, जो कि 68 मीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची थी। ये बात आपको जितना हैरान करेगी, उससे ज़्यादा आप इसकी डूबने की वजह सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली जर्मनी की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मरीन, जो कि जर्मन मेंबर्स के टॉयलेट फ्लश को ठीक तरह से यूज़ न करने के कारण डूबी थी। असल में इस मरीन की खास बात ये थी कि ये एक टाइम पे 60 मीटर तक की डेप्थ तक फ्लश कर सकता था, बट उसको यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कि कुछ लोगों को ही ट्रेनिंग मिली थी, जिस कारण फ्लश को सही तरह से यूज़ न होने के कारण सी वाटर मरीन के अंदर आने लगी, जिससे कि मरीन में पानी भर गया, जो मरीन के बैटरी के कांटेक्ट में आया, जिससे बैटरी हाई अमाउंट में क्लोरीन गैस निकालने लगी, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है
और तो और मेरीन को सी के सरफेस की तरफ लाया गया, जिससे कि वो ब्रिटिश की निगरानी में आ गया, जिसमें 4 लोगों की मौत और बाकियों को पकड़ लिया गया। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे परमाणु बम गिरी थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली में टारगेट हिरोशिमा एंड नागासाकी में नागासाकी प्राइमरी टारगेट नहीं थी। अमेरिकन्स ने हिरोशिमा एंड कोकुरा को प्राइमरी टारगेट बनाया था, बट एयरक्राफ्ट जिसका नाम बॉक्सकार था, उसमें फ्यूल पंप में कुछ प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ अच्छे वेदर कंडीशन ना होने के कारण उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया था, जिससे कि टारगेट में नागासाकी को लिया गया। फैक्ट नंबर 6, अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम हिटलर के जैसा फेमस तो नहीं हुआ, पर ये वर्ल्ड वॉर 2 के रियल हीरो से कम नहीं थे, और इनका नाम है हिरो ओनोडा। ये इंपीरियल जापानी सेना के खुफिया अधिकारी थे, एक ऐसे सेना जिसको कि आत्मसमर्पण का मतलब ही पता नहीं था। जापान के सेना की एक खास बात है कि वे लड़ाकू विमान से गोलीबारी करने के बजाय विस्फोटकों से लदे विमान को टारगेट एरिया पे भिड़ा देते थे, जिसमें पायलट की भी मौत हो जाती थी। ये बात कुछ 16 दिसंबर 1944 की है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हिरो ओनोडा और उनके साथियों को एक सीक्रेट मिशन में भेजा गया। उन्हें उनके कमांडर से ऑर्डर मिली थी कि उन्हें लोबांग आइलैंड फिलीपींस में अमेरिकन्स के विरुद्ध जानकारियां इकट्ठी करनी है, और तो और अपने कमांडर को उन्हें वहां से ले जाने का वेट करना है। उससे पहले नहीं उन्हें आत्मसमर्पण करनी है और नहीं आत्महत्या। लेकिन आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 29 साल बाद तक भी वे अपने मिशन में ही थे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। असल में जब हीरो और उनके साथियों को लुबांग आइलैंड पर छोड़ा गया था, तभी अमेरिका को आशंका हो गई थी, इसलिए उसने फिलीपींस पे हमला बोल दिया। 4 दिन तक लगातार इस युद्ध के बाद पहले तो इस टुकड़ी ने जमकर अमेरिकन सेना से लड़ाई की, फिर अपना पलड़ा हल्का देखते हुए अपनी टुकड़ी को 3-4 ग्रुप्स में बांट लिया। इनके ग्रुप में जो लोग थे वो थे युविची अकात्सु, कॉर्पोरल सोइची शिमाडा, किनशिची कोजुका। कुछ महीने बाद जब 15 अगस्त 1945 को जापान ऑफिशियली सरेंडर घोषित किया, तो उस समय आज के समय की तरह स्मार्टफोन, टीवी, रेडियो नहीं थे। इस कारण यह खबर हीरो तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्हें फिलीपींस के लोगों से सूचना मिली थी, यहाँ तक कि ऊपर से पैम्पलेट्स और अनाउंसमेंट्स भी करवाई गई, पर उन्होंने अमेरिकन की कोई चाल समझकर उसे इग्नोर कर दिया, जिससे कि 29 साल तक उन्होंने वॉर को कंटिन्यू रखा। लेकिन कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात वर्ल्ड टूर पर निकले सुजुकी से हुई, जो कि उन्हें बखूबी जानता था। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की, बट वो उसकी ही बातों को नहीं माना। लास्टली उसने जापान में जाकर हीरो के फोटोग्राफ्स दिखाए। बाद में वहाँ के कमांडर उन्हें लेने आए, जिससे कि हीरो ने प्रेसिडेंट के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि हीरो को वहाँ के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस से क्षमा दान में मिली थी, क्योंकि हीरो ने अपने वॉर में फिलीपींस के कई लोगों की हत्या की थी, पर फर्डिनेंड मार्कोस ने उन्हें यह कह के क्षमा कर दिया कि हीरो अपने वॉर में थे। फैक्ट नंबर 5, हम सभी ने कई वॉरियर्स के बारे में पढ़ा है, उनकी हिम्मत और संघर्ष को सराहा है, पर आइए जानते हैं कि ऐसे नेवी सेना के बारे में जो 13 साल की उम्र में अमेरिकन नेवी को ज्वाइन किया था, और तो और अपनी कौशलता और बड़ी मेहनत से ब्रॉन्ज स्टार मेडल एंड पर्पल हार्ट मेडल से पुरस्कृत किया गया था। यही नहीं, उन्हें और उनके साथियों को एक नेवी यूनिट कमेंडेशन से भी सम्मानित किया गया।
और ये थे केल्विन ग्राहम। इनका जन्म 3 अप्रैल 1930 कैंटन टेक्सास में हुआ था। इसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इसने अपने घर वालों को बिना बताए सेना में भर्ती होने का सोचा। इन्होंने कम उम्र से ही गहरी आवाज़ में बात करना और अपने आप को 6-7 साल बड़ा दिखलाने के लिए सेविंग और बड़े लोगों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ऐसे तो सेना में 18 साल से कम उम्र वालों को शामिल होना अलाउड नहीं था, पर इसने अपने दोस्तों की सहायता से जैसे तैसे जुगाड़ करके शामिल हो गया। इन्हें 15 अगस्त 1942 को नौसेना में शामिल किया गया और 6 सप्ताह के लिए सैन डिएगो कैलिफोर्निया में बूट शिविर में भेजा गया और बाद में ओहू हवाई में पर्ल हार्बर भेजा गया, जहां यूएसएस साउथ डकोटा को सौंपा गया। वहां इन्होंने 40 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए लोडर के रूप में काम किए और साथ ही जहाज पर सवार घायलों की सहायता और उन्हें सुरक्षित निकाल बाहर बचाव कार्य में मदद की। और देखते ही देखते वो एक सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन ग्वाडलकैनाल नौसेना की लड़ाई में वो घायल हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब उसके घर वालों ने उसे न्यूज़ रील्स में देखा, जहां उसकी मां ने उनके कमांडर को उनके सही उम्र के बारे में बता दिया, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसे 3 महीने के लिए टेक्सास ब्रिगेड में रखा गया। बाद में उसके परिवार वालों ने समाचार पत्रों से संपर्क करने की धमकी देते हुए उसे रिहा करवाया। बट आपको बता दें कि इसके बाद से उनके सारे पुरस्कार छीन लिए गए। यहाँ तक कि वॉर के दौरान जो वो जख्मी हुए थे उन्हें विकलांगता मान्यता से कुछ पैसे मिलते थे, पर इसके बाद से उनकी विकलांगता मान्यता को रद्द कर दिया गया। ग्राहम ने अपनी पूरी जीवन जहाज़ पर वापस से शामिल होने में और अपने सम्मानों और पुरस्कारों को वापस लाने में बिता दिया। फैक्ट नंबर 4, एक फनी सी फैक्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खाए जाने वाली फास्ट फूड हैमबर्गर, जिसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था, जिस कारण इसकी प्रोनाउंसिएशन जर्मनी के एक स्टेट से मिलती जुलती है। पर इसमें एक बात अमेजिंग है कि अमेरिकन्स को ये नाम पसंद नहीं आया, जिस कारण उसने इसका नाम हैमबर्गर से चेंज करके लिबर्टी स्टिक रख दिया। फैक्ट नंबर 3, एक और मिस्टीरियस ही फैक्ट है वर्ल्ड वॉर 1 के मिस्टीरियस पर्सन की, जिनका ओरिजिनल नेम एरिक वीज था, पर लोग इन्हें हैरी हदूनी के नाम से जानते थे। ये ग्रेट मैजिशियन थे जो कि अपनी स्टर्निंग स्केपिंग मतलब छुपने की कला से प्रचलित थे। ये बात तो आज तक पता नहीं चल पाई कि आखिर ये ऐसी कला का प्रदर्शन करते कैसे थे। इनके लिए बंद बक्से, जिसमें कि कभी वाटर तो कभी मिल्क भरी होती थी, या फिर कभी कभी तो इनके हाथ पैर को बांधकर बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता था। पर इनके लिए ये सारे करतूत आम बात थे। ये अपनी कला का उपयोग वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिकन लोगों को गुप्त तरीके से बॉम्ब्स ट्रांसपोर्ट करने तथा जर्मन जेल से बचकर निकलने की ट्रेनिंग देने में करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने मिस्टीरियस ये खुद में थे, इनकी मौत भी उतनी ही मिस्टीरियस हुई। आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि इनकी मौत के पीछे का कारण क्या था। हालांकि इनकी मौत अपने स्टंट करने के दौरान हुई थी, पर इनके मौत की कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी क्लियर नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 2, हम आज तक जानते आए हैं कि इंडिया की आज़ादी किसने कराई।
गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, भगत सिंह और भी हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स। पर एक इंसान जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई, जिसने इस वॉर में एक लीडिंग रोल निभाया, पर वो है कौन? वो है दुनिया का क्रूर डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर। वो भारत के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया के लिए किसी हीरो से कम साबित नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, जो एक तरफ लोगों को लड़ना सिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली और तानाशाही नेता को अपना खास दोस्त बना रहे थे। जर्मनी में पूरे 1 साल बिताने के बाद फाइनली नेताजी हिटलर से मिले और उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नेताजी का दोस्ती का हाथ बढ़ाने का पीछे का मतलब साफ था, हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को ख़त्म करना। और हम लोग तो जानते ही हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसे भी हिटलर इंग्लैंड के साथ लड़ ही रहा था और नेताजी के इस बात से वह सहमत तो था, पर उसने मदद के लिए पूरी तरह हाँ या ना नहीं कहा था। उसने कहा अगर हम दोनों एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स पर हमला करेंगे तो ब्रिटेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और नतीजा वह हार जाएगा। और अपने इस वादे के मुताबिक उसने ऑपरेशन ब्लिट्ज के तहत इंग्लैंड के एयरबेस और शहरों में बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी जानते हैं, जिसके बाद नेताजी ने अपने अच्छे व्यवहार से जापान से ब्रिटेन की तरफ से जो भी लड़ने वाले भारतीय सेना को जो जापान में कैद थे उन्हें छुड़वा लिए, जिसके बाद से उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान पे अपनी पहली जीत हासिल करना शुरू कर दिया। और तो और नेताजी के सेना को पैसे से लेकर हथियार जापान दे रहा था। तो इससे ये बात साफ है कि हमारे इंडिया के आज़ादी के पीछे में हिटलर और जापान भी शामिल थे। और यह बात सही भी है, क्योंकि ब्रिटिशों से हमें आज़ादी मिलने का यही कारण था कि ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसकी आर्थिक इनकम डाउन हो गई थी। और तो और इंडिया में क्रांति अपने स्तर पर थी, जिससे कि वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इंडिया के लास्ट विसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 4 जुलाई 1947 में लाया, जिससे के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। फैक्ट नंबर 1। अब आइए जानते हैं हिटलर के महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर ट्रेन्स के बारे में। ऐसे तो हिटलर की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन में से फोरेंसनडर्जक, जिसको मोबाइल हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, जिसको पहले अमेरिका नाम से भी जानते थे, और ये 1940 के समय की सबसे खास ट्रेन में से एक है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक डिक्टेटर के लिए होनी चाहिए, जैसे कंफर्टिंग बेडरूम, स्पेशली मार्बल से डिज़ाइन की गई बाथरूम, डाइनिंग हॉल और भी ऐसे कई खुफिया रूम बनाए गए हैं जहां सीक्रेट मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। पर आज हम बात इसके बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रेन के बारे में करेंगे जो इस ट्रेन की तरह खास तो नहीं, बट उसकी तलाश में लोग आज भी हैं। जी हाँ, हिटलर की प्राइवेट ट्रेन में से एक नाजी ट्रेन, जिसमें माना जाता है कि इसमें कई तरह की मिलिट्री वेपन एंड ज्वेलरीज हैं। लोगों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेन में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय जगह जगह से जो भी सोने चांदी और कीमती सामानों को लूटा था,
वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में जब नाजी आर्मी की पावर कम हो गई थी तो करीबन $200 मिलियन सोना को गलाकर बड़ी बड़ी सिल्लियों में कन्वर्ट करके लोड करवा दिया था और इसी कारण इसे नाजी गोल्ड ट्रेन भी कहा जाता है। इसकी एक और ख़ास बात थी कि इसके सारे डब्बे एक मजबूत लॉकर की तरह है जिसे खोला नहीं जा सकता और ऐसे 24 डब्बे हैं। इसकी लंबाई करीबन 150 मीटर है, पर ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रेन एक गुफा से गुजरते समय गायब हो गई थी, जिसके बाद इसकी कोई खबर नहीं मिली, जिसकी तलाश में लोग आज भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।